चलिए, ग्रुप 2 का अभी 2 क्लास हुई होगी कि नहीं हुई है? किसका किसका? अकाउंट्स का और ऑडिट का। ऑडिट का पेपर कैसा गया है सभी का? सच सच बताना, क्योंकि यह सब्जेक्ट बहुत अलग सा है और बहुत स्कोरिंग है। पहली बात बता रहा हूँ, बहुत स्कोरिंग है। ये आपका सेकंड ग्रुप का कह सकते हो कि एग्रीगेट बनाने में बहुत काम करेगा। आप 90 भी स्कोर कर सकते हो इसमें बड़े आराम से। हाँ, लेकिन प्लान्ड वे में चलोगे तो बड़े आराम से यहाँ पे 90 स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके, हमें थ्योरी भी करना होगा। देखोगे पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्यों पढ़ाया जा रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्यों आप लोग पढ़ रहे हो ऑपरेशन मैनेजमेंट? जरूरत क्या है? सिंपल सी बात है, आपका वर्क एरिया क्या होगा? वर्क एरिया, आप सीएमए बनोगे तो आपका वर्क कहाँ होगा, उस वर्क से रिलेट करोगे तो इसका भी इंपॉर्टेंस आ जाएगा। आप कॉस्ट अकाउंटेंट होगे कंपनी का, कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल करना। और कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या सर्विस सेक्टर हो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। ऑपरेशन वर्ड आया ही इसी चीज़ से है। मान लिया कि कोई भी गुड्स प्रोडक्शन करना है, चीनी का प्रोडक्शन करना है, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करना है, सीमेंट का प्रोडक्शन करना है, तो सभी प्रोडक्शन सिस्टम का अपना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर वह ऑपरेटिंग सिस्टम सबका अपना अपना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो डिजाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। चीनी बनाने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम अलग होगा, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन सिस्टम अलग होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार मैन्युफैक्चरिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा। तो जब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो हमें यह सिस्टम इस तरीके से तैयार करना है जिससे कि कॉस्ट भी कम लगे, एफिशिएंसी भी बढ़ी होनी चाहिए। एफिशिएंट प्रोडक्शन करे, कॉस्ट भी कंट्रोल करे। तो इसलिए यह एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। और ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली आपका एक ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है। जब आप सीएमए फाइनल में जाओगे फिर दोबारा यही आएगा। तो इस सब्जेक्ट का यूज आपको सीएमए फाइनल में भी होगा, वो होगा 40 मार्क्स में। समझ लो यहां पे इस चीज को। तो यहां बेस तैयार हो गया तो वहां पे आपको फाइनल में
स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें यूज होगा, ये पूरा का पूरा यूज होगा। तो हमारा वर्क है, वर्क एरिया है कॉस्ट कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, उस डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना कैसे किया जाएगा, यह ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो बात आती है अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों लगा दी गई है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है? जहां पर रिसोर्सेस स्कार्स होगा वहीं पे तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ऐसी जो जहां पे रिसोर्स की स्कार्सिटी है और उस रिसोर्सेस का ऑप्टिमम कैसे हम यूटिलाइज करें जिससे कि मार्केट में compete किया जा सके। नहीं तो मार्केट कट थ्रोट है, और मार्केट कट थ्रोट में कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में, उसको ब्रांड तैयार करने में बहुत समय लगता है। अगर वह अपनी एक ब्लूप्रिंट रोड मैप के थ्रू नहीं चलेगा, उस केसेस में वहां पे वह हो सकता है कि वह मार्केट से आउट हो जाए। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाई जा रही है। तो इसका सब्जेक्ट का नाम हो जाता है OMSM, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट 60 मार्क्स का है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरी थियोरी है और ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको थियोरी प्लस प्रैक्टिकल है। तो यहां पे आपको 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता ही आता है। 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। अब वही क्वेश्चन का पैटर्न बताएंगे, कैसे क्वेश्चन पैटर्न आता है उसके आधार पर। देखो पहले क्वेश्चन पैटर्न क्या है, तो आप लोग फर्स्ट ग्रुप में भी देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ होता है कि नहीं होता है? 15 क्वेश्चन होंगे, ईच 2 मार्क्स का। यही है, लिखना नहीं है, समझना है, इसको लिखना नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ 15 मार्क्स। अब MCQ में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहेगा, क्योंकि पेपर में प्रैक्टिकल का भी आपको MCQ हो सकता है। इस बार 3 क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिकल आया है MCQ में भी, OMSM में से भी। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट होंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट होंगे। यह क्वेश्चन का पैटर्न है। तो ये तो 30 मार्क्स का यहां हो गया, बचा आपका 70 मार्क्स का। और हर क्वेश्चन 14-14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 14 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी 14 मार्क्स का है, यानी 2 से लेकर 8 तक कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स के हैं, तो 14 इंटू 7 कितना होगा? 14 इंटू 7 98 प्लस 30 128 मार्क्स का पेपर आता है। 128 में से हमें 100 ही तो करने हैं। प्लान करोगे तो बड़े आराम से कौन कौन से क्वेश्चन हमें पेपर में करना चाहिए, यह भी तय है कि उसी क्वेश्चन को टारगेट करना है। ये नहीं कि हमें इस क्वेश्चन के बदले कर लें, नहीं, हमें टारगेट यह लेकर चलना है कि यह क्वेश्चन मुझे करना ही करना है किसी भी हालात में। क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट और B पार्ट यह दोनों थियोरी होंगे, 7-7 मार्क्स के, 7 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट थियोरी है और B पार्ट्स प्रैक्टिकल होगा। ये हो गया 14 मार्क्स का थियोरी, यह 7 मार्क्स का थियोरी, यह 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल। यहां A और B, यहां पे भी आपको पूरा प्रैक्टिकल होगा।
14 मार्क्स का, और ए और बी यहाँ भी होगा, यह भी 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कितने का हो गया? 35 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी और 7 और 8 भी ए और बी है, ये सभी थ्योरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ये तो कंपलसरी सबके लिए है। हमें टारगेट बेस चलना है कि मेरा मार्क्स कहां से ज्यादा आ सकता है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स कैसे अधिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, इसे करना ही करना है किसी भी हालात में। इतना हमें पढ़ना है इसमें कि इसको कर लेना है। अब देखो 14 मार्क्स, 14 मार्क्स और 7 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए? 35 मार्क्स अगर प्रैक्टिकल आपका कैप्चर हो गया। मैं कहता हूं कि थ्योरी में तो 100% मार्क्स मिलता नहीं है, बहुत अच्छा लिखोगे तो आपको 7 में से कितना देगा? 6। बहुत अच्छा लिखोगे तो देगा 5 मार्क्स देता है। तो कितने हो गए? 35 और 5 40, और यहां से 30 मार्क्स का ये है। और 30 मार्क्स में मैं ये नहीं करूं कि 30 का 30 सही हो जाए, 30 का 30 सही हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल नहीं आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास है इस एग्जामिनेशन का, और इस एग्जामिनेशन का मैं सॉल्व भी किया हूं, मैं अपने हाथों से सॉल्व किया हूं। इसको सॉल्व करके मुझे देना होता है पब्लिकेशन के लिए, वो चला जाता है, फिर उसमें ऐड होकर आएगा, वो बुक आप लोगों को मिलेगी, यानी कि पूरा का पूरा क्रैकर्स के नाम से हो। क्योंकि ये पूरा देखो, पूरा ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, सारा इसका सारा मैंने लिखा है। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है इसमें, तो आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन का बहुत एनालिटिकल है, कौन चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आएगा उसके आधार पर एनालाइज करोगे तो बहुत आसानी से आपका प्रैक्टिकल में आ जाएगा, थ्योरी भी आ जाएगा। टारगेट करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एट एनी कॉस्ट मेरा नहीं छूटे, किसी भी कीमत पे नहीं छूटा, नहीं छूटता है। जितना जितना मैं बताऊंगा, जितना कहूंगा उसको आप लोग करते चले जाना, उसमें से एक पेपर बाहर नहीं जाता है। करीब करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है OMSM का, जिससे कि मैं बता सकता हूँ कि इसमें कितना है। 2008 का सिलेबस, 2012 का सिलेबस, 2016 का सिलेबस, 2022 का सिलेबस। आप लोग तो सिचुएशन ही नहीं देख रहे हो। 2012 का सिलेबस में एक समय ऐसा आया था, सेकंड ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया में मात्र 13 बच्चे पास किए थे। 2012 का सिलेबस का यह सिचुएशन था। उस वक्त था ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतनी मोटी ग्रंथ थी वो, पूरा बच्चा पढ़ ही नहीं पाता था। मात्र 13 बच्चे पास हुए थे सेकंड ग्रुप के सिर्फ, और 13 में मेरे 4 स्टूडेंट्स थे उसमें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे बड़े आराम से। 90 मैं क्लास के बाद दिखा दूंगा, 94 95 मार्क्स बच्चे के आते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इफ एंड बट नहीं, बिल्कुल सिंपल। कुछ तो क्लास तुमने लिया भी है, तो थोड़ा सा पैटर्न जो बताऊंगा उस पैटर्न फॉलो करो। पेपर जो बताया था, पैटर्न बताया था, वही पैटर्न पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसे उधर नहीं जाएगा। तो ये देखोगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, यह OM से होगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट से होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 SM से होगा। OM का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, OM से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, और SM से टेक्निकली आपको केस स्टडी भी देगा, ये भी ध्यान रखना है। स्वॉट एनालिसिस का एक केस स्टडी दे दिया, पेस्टल कब दे सकता है,
BCG मैट्रिक्स दे सकता है, बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो मैट्रिक्स हैं उसमें जिसमें भी दिया जा सकता है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑपरेशन मैनेजमेंट में से आता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, अब मान लो कि अगर यह 4 क्वेश्चन हो गए, हमें क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, कोई 5 ही क्वेश्चन करना है। तो हमें टारगेट यही रखना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कोई एक क्वेश्चन हम कर ले तो मेरा 5 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत बड़ा नहीं है, जितना आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जितना आप लेंथ पढ़ना शुरू करोगे उससे कम लेंथ पर स्टडी में आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो यानी कि 14 मार्क्स और 7 मार्क्स 21 मार्क्स का पूरा कंपेयर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन यहाँ से, और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से चैप्टर को बिल्कुल करके जाओगे कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से पूरा का पूरा आप क्वेश्चन कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर ओएम का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 में से आता है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 या कभी कभी चैप्टर नंबर 2 से दे देता है। ये 3 चैप्टर में थियोरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से ही आता है, चैप्टर नंबर 4 से ही आता है यहां पे हमेशा। और चैप्टर नंबर 4 जो मॉड्यूल नंबर 4 है उसमें से ऑन एवरेज आपके क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, मतलब 21 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको हो सकता है उसमें। कभी कभी 27 मार्क्स तक का पेपर दिया हुआ है उसमें से। तो चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है, इसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो पैटर्न इस तरीके से फॉलो करना है। अब चैप्टर में बता दूं चैप्टर कौन कौन से हैं। अब यहां से आप लोग थोड़ा लिखते चलोगे चैप्टर्स कैसे कैसे हम लोग करेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है हमारे पास ऑपरेशनल प्लानिंग, तीसरा है डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। फोर्थ है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फिफ्थ है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। सिक्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
7th है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। 7 यूनिट है, 60 मार्क्स का पेपर है इसमें से। अब इसमें आप लोग देखो जरा ध्यान से, यह आपका कंप्लीट थ्योरी है। जो कंप्लीट थ्योरी उसकी बात कर रहा हूं मैं। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट थ्योरी है। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट भी ये थ्योरी मैं मान के चलता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा 90% थ्योरी है, 10% प्रैक्टिकल है, तो इसलिए मैंने इसको पूरी थ्योरी में ही काउंट करते हैं। प्रैक्टिकल भी करेंगे उसको। यानी आप देख सकते हो कि 3 थ्योरी के चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलो आपके पास इसमें से और इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 90% चांस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर इसमें से 2 का एक पार्ट इसमें दे दिया है। क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, ऐसा दो मत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट हैं। तो तीन थ्योरी तो हमें करना है। तो 3 थ्योरी करने के लिए ये दोनों थ्योरी का यूनिट तीनों हमें कंप्लीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 8-8, 10-10 पेज का है, ज़्यादा नहीं है इसमें थ्योरी। इस थ्योरी को भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि थ्योरी छोड़ेंगे, थ्योरी भी करेंगे इसमें। बाकी जो हमारे पास चैप्टर्स है इसमें से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इससे मान के चलो 20 से 21 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। आप ध्यान रखना आप लोग। चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी सब टॉपिक नहीं छोड़ना है, टॉपिक्स कोई भी नहीं छोड़ना है इसमें से आपका 20 से 21 मार्क्स का पेपर में आता है, इसको कभी इधर उधर नहीं करना है। ये इसमें से कभी 4 मार्क्स का देता है, कभी 8 मार्क्स दे देता है, इस तरह का आता है इसमें से। 8-9 ऐसे ही करके दे देता है इसका। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में रहेगा। एक प्रैक्टिकल और एक आपका एमसीक्यू। तो 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 2 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा। इसमें भी 9 मार्क्स, 9 to 11 मार्क्स का इसमें भी वैरी करता है। यानी 7 मार्क्स आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, या तो एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होगा या 2 एमसीक्यू होगा। क्लियर है? तो इसलिए प्रैक्टिकल करने के लिए हमें यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 इन सभी का एक एक क्वेश्चन, यानी कि एक एक जो सब यानी कि टॉपिक्स हैं वो सभी करने हैं। अभी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आए हैं, चांसेस बन गया है आने का। वो जब हम टॉपिक शुरू करेंगे वहां पे बताएंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो गई है और रेगुलर कौन से आ रहे हैं। रेगुलर इसमें से देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन इसमें से डिमांड फॉरकास्टिंग एक चैप्टर है उसमें से आएगा। इसमें टॉपिक है इसका ऑपरेशनल प्लानिंग का। डिमांड फॉरकास्टिंग से एक क्वेश्चन
आपको 100% आ रहा है पहले से ही। अब देखो, आप लोग फाउंडेशन में भी पढ़े होंगे, फाउंडेशन से कौन कौन लोग आए हैं? ग्रेजुएशन से आपका है, ग्रेजुएशन से कौन कौन है? ग्रेजुएशन से तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा आप लोग, कोरिलेशन रिग्रेशन। हाँ, बीकॉम प्रोग्राम में कोरिलेशन ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना उस चीज को, कि नहीं? हैं? बीकॉम प्रोग्राम में मैथ्स है तो बीकॉम प्रोग्राम में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पूरा है, उसमें कोरिलेशन भी और रिग्रेशन भी है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में जो भी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का टच आएगा, ध्यान रखना। ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का हल्का टच होगा, कॉस्टिंग का टच आएगा आपको, फिर मैथमेटिक्स का भी टच आएगा। ये 3 टच के साथ ही पूरा तैयार हुआ है, मैथमेटिकली सिंक्रोनाइज की गई है इसको। तो इसमें से एक क्वेश्चन फॉरकास्ट, डिमांड फॉरकास्टिंग से आ रहा है। इसमें कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, जिसमें प्लांट लेआउट, इस बार थ्योरी क्वेश्चन दे दिया। इससे पहले कैपेसिटी प्लानिंग का क्वेश्चन होता है, वो नहीं दे रहा है अभी। ये सब कभी भी पूछे जा सकते हैं। यह पूरा थ्योरी है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको 7 मार्क्स का एक थ्योरी कंप्लीट रहेगा, और इसके साथ कम से कम 6 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा। 4 से 6 मार्क्स का एमसीक्यू इस यूनिट से होता है, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल से। प्रोडक्शन के प्लानिंग एंड कंट्रोल की तो बात छोड़ ही दो, इसको तो कभी सपने में भूल कर भी इस चैप्टर को नहीं छोड़ना। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कभी नहीं छोड़ना है। जब मैं करा दूंगा तो आप लोग ये मत समझना कि अब इसके बीच में छोड़ना है कुछ भी, इसके कुछ भी नहीं छोड़ना है, हम भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। मैं भी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को भी कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट थ्योरी है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए आता है। इस बार पेपर में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था इसमें से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पूरी प्रैक्टिकल है, ये आपका यूज होगा फाइनल में भी। और यह एक अलग मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड स्पेयर मैनेजमेंट है। अब इसके अंदर है क्या क्या चीजें, ध्यान से देखते हैं। अब देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। कभी भी ऑपरेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पे आना पड़ता है। तो मैंने क्लास स्टार्ट ही किया था ऑपरेटिंग सिस्टम से। बहुत कॉमन वर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है। मोबाइल में होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर्स में भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? आप कहते हो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? टेक्निकल वर्ड में अगर हम बात करते हैं, उसी को कनेक्ट कर देंगे, बिजनेस से रिलेट करेंगे। ये बहुत कॉमन वर्ड में है। क्या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड पे चलता है? नहीं चलता है। एंड्रॉयड सपोर्टिंग एप्लीकेशन आईओएस पे चलता है? नहीं चलता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम अब इसी तरीके से, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम आयरन एंड ओर्स, आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शंस के सिस्टम में चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे कोई भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन यह डिपेंड करता है इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसके लिए भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब मान लो कि कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो एक तो रॉ मटेरियल से कन्वर्जन करेंगे हम, किस में? फिनिश गुड्स में।
लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कुछ मशीनिंग प्रोसेस भी होते हैं, कुछ असेंबलिंग भी यूज होता है। वोल्टास है, क्या बनाती है? कंप्रेसर। एसी बनाती है ना, एसी का मेन वो क्या बनाती है? कंप्रेसर। क्या सारा जो एसी जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो वोल्टास सिर्फ कंप्रेसर बना रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर से है, लेकिन बाकी तो उसका सिस्टम इसमें इन्वॉल्व असेंबलिंग का भी तो आएगा कि दूसरे दूसरे कंपनी से जो अदर स्पेयर पार्ट जो पार्ट्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, वो उसमें असेंबल किया जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, और हर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का इनपुट से आउटपुट में कैसे कन्वर्जन होगा, इस सिस्टम को डिजाइन करना, उस सिस्टम को समय के अनुसार रीडिजाइन करना और कंट्रोल करना, उसे कहा जाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट इसका एरिया बहुत वाइड है, और उस बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ना कि बिजनेस मैनेजमेंट अलग है। बिजनेस मैनेजमेंट का एरिया वाइड है, उस बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे, उस ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस ऑपरेशन को कैसे मैनेज किया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। बात आई समझ में? अब मान लो कि हमें आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करना है, तो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कैसे होगा? आपको टाटा स्टील में भी काम मिलेगा, आपको जिंदल स्टील में भी काम मिल सकता है, बाकी अदर स्टील कंपनी भी है, सेल भी है। सेल का नाम सुने हो? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, नवरत्न में से एक रत्न भी है। तो ये मान लो कि टाटा स्टील कैसे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिंदल स्टील कैसे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है। स्टील का मैन्युफैक्चरिंग दो तरह से होता है कि एक आयरन ओर्स से आयरन में कन्वर्जन करना, एक ही प्रोसेस हो गया, इसको कहते हैं कन्वर्जन प्रोसेस। और एक हमारे पास होता है आयरन स्क्रैप से आयरन में कन्वर्जन करना। दो अलग अलग चीजें हो गई। आयरन ओर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा, और आयरन जो स्क्रैप है उससे मैन्युफैक्चरिंग होगा आयरन एंड स्टील का, तो उसका अलग सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम, कुछ सिस्टम तो अलग होंगे, जैसे आयरन ओर से आयरन एंड स्टील का कन्वर्जन होगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो सबसे पहले आयरन ओर्स का एक्सट्रैक्शन होकर आएगा कंपनी में, और वह प्रोडक्शन यूनिट में जाएगा। तो सबसे पहले आयरन ओर्स तो बड़े बड़े उसमें क्या होते हैं, स्टोन फॉर्म में होगा, उसको क्रैश किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हो जाता है क्रैशिंग। क्रैशिंग के बाद हाई स्पीड वाटर के द्वारा उसका ऊपर से जो गैंग पार्टिकल, जिसको इंप्योरिटीज कहते हैं, ऊपर वाला ऊपरी लेयर, आलू है, आलू कहाँ बैठा हुआ होता है? जमीन में। आयरन ओर्स कहाँ होते हैं? तो आलू के ऊपर भी देखते हो क्या होता है, मिट्टी वगैरह होता है, उसको कहते हैं हम लोग, साइंटिफिक वर्ड होता है कि गैंग पार्टिकल। तो आयरन ओर्स में ऊपर भी क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स होता है। सबसे पहले उसे हाई प्रेशराइज वाटर्स के द्वारा उसे ऊपर की सारी इंप्योरिटीज को हटाई जाती है। फिर मेल्टिंग में जाता है, मेल्टिंग की जाएगी। अब मेल्टिंग करने का प्रोसेस अलग हो जाएगा। अब देखोगे, एक हमारे पास स्क्रैप आयरन है और एक आयरन ओर्स है। आयरन ओर्स डिपॉजिट कहां हुआ है? अर्थ में। अर्थ में डिपॉजिट हुआ होगा तो सबसे पहले सॉलिड कैसे बना? सॉलिड से पहले वो तो लिक्विड फॉर्म में आया होगा कि नहीं आया होगा? जब वो लिक्विड फॉर्म में आया होगा तो उसके अंदर भी तो इंप्योरिटीज होगा। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास सिंपल वाटर है, वाटर में रेत मिला दो और उसको फ्रिज में जमा दो। अब वह जो रेत है ऊपर के लेयर में होगा कि इंटरनल पार्टिकल्स में आ जाएगा? वो अंदर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब अंदर वाला मुझे हटाना है, कैसे हटेगा? वो मेल्ट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो सेम अगर हमारे पास आयरन स्क्रैप है तो आयरन स्क्रैप को डायरेक्टली हम मेल्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास वॉशिंग का चक्कर नहीं रहेगा। तो डिफरेंट
स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। लेकिन बेसिक जनरल वे में हम क्या कह सकते हैं कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। द प्रोसेस, जैसे कह सकते हैं इट इज ए प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्सेज क्या होगा? उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शन क्या होंगे? ये भी तो होगा। जब हम सिस्टम है तो हमारे पास कुछ उसका रिसोर्सेज होंगे, कुछ उसके फंक्शंस होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा कैसे? सिस्टम बनाएंगे तो उसके लिए रिसोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वह रिसोर्स क्या होंगे? हमारे पास रिसोर्स पहला होगा, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद और क्या होना चाहिए? मैन पावर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? मशीन्स होने चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। यह 4M बेसिक रिसोर्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से काम होंगे? यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बनाया, वो फंक्शन क्या होगा? उसके अंदर फंक्शन क्या होगा? यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लो यह कोचिंग है। कोचिंग भी तो एक हमारे पास क्या है? सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर डिजाइन की गई है, तो भी हमारे पास इनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फंक्शन इन्वॉल्व होंगे? तो यहां पे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, तो सबसे पहला फंक्शन होगा मैन्युफैक्चरिंग। लिखना नहीं है अभी, आज हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। आज बिल्कुल बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर चलेगा आज। उसके बाद जब टॉपिक शुरू करेंगे ना, वहां से शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी चीज लिखवाते चलेंगे। अब बात आती है यहां पे, सबसे पहला है फंक्शन में मैन्युफैक्चरिंग। पहला काम क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? क्या कैसे डिफाइन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को? हाँ, तो रॉ मटेरियल को, द प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग किसी भी इनपुट का आइडेंटिटी को लॉस करते हुए नई आइडेंटिटी क्रिएट करे और नई मार्केटेबिलिटी भी की जाए, नई यूटिलिटी क्रिएट की जाए, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की इन जो भी हमारे पास मटेरियल है उसकी आइडेंटिटी को लॉस करोगे तो ही तो दूसरा एक आइडेंटिटी क्रिएट होगा, और उसकी यूटिलिटी भी चेंज होनी चाहिए, मार्केटेबिलिटी भी चेंज होनी चाहिए। जैसे आम है, आम की यूज अलग हो गया, आम की आइडेंटिटी को लॉस करते हुए मैंने एक रियल जूस बना दिया, उसकी यूटिलिटी अलग हो गई, मार्केटेबिलिटी अलग हो गई। तो इस तरह का जब कोई भी हमारे पास प्रोसेस जिसमें किसी भी मटेरियल की आइडेंटिटी, यूटिलिटी, मार्केटेबिलिटी को लॉस करते हुए नई आइडेंटिटी क्रिएट करना, नई आइडेंटिटी, नई मार्केटेबिलिटी क्रिएट करना और नई यूटिलिटी क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर हो गया मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग? पहला है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस चेंज होना। पहले रॉ मटेरियल कहाँ होता है? वेंडर के पास में, फिर कहाँ आता है? मैन्युफैक्चरर के पास, फिर कहाँ जाता है? कंज्यूमर के पास। प्लेस चेंज होना, द प्रोसेस बाय विच प्लेस इज चेंज्ड ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग क्या है? पोजीशन चेंज होना। पहले किसके पास था? सप्लायर के हैंड में था, फिर किसका ओनरशिप आया, फिर किसके पास जाएगा? तो क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सप्लाई इज अ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन। चौथा फंक्शन क्या होगा? सर्विस। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम
सेल करने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपनी का, जो भी गुड्स प्रोडक्शन होता है उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। ये 4 फंक्शन के बेस पे हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होता है। रिसोर्सेस तो हमारे पास यूज के लिए हो गया, ये हमारे पास तैयार होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट? बता सकते हो? सिंपल सी बात है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। कुछ नहीं सोचता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, कहता है जो भी बनाओगे आप कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आप यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाओगे, आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से सोचना है कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन किस आधार पर आप डिसाइड करोगे? कस्टमर सेटिस्फाइड का आधार क्या, बेस क्या है? कस्टमर सेटिस्फाइड कॉस्ट के रिगार्डिंग हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फाइड क्वालिटी के आधार पर हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फाइड टाइम के आधार पर भी हो सकता है। कॉस्ट तो कम कॉस्ट पे यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर के लिए लाते हो, सही समय पर लाते हो, तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। कॉस्ट तो एक फैक्टर है ही हमारे पास, दूसरा फैक्टर क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी किसको कहते हैं हम लोग? क्वालिटी को कैसे डिफाइन करें? कैसे कहोगे क्वालिटी को कैसे हम डिफाइन करें? क्वालिटी इज द कंपैरिजन, स्पेसिफिकेशन। आप कोई भी ऑनलाइन परचेज करते हो, प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, मोबाइल में जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है वो स्पेसिफिकेशन इनबिल्ट हो, तभी तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। जिस प्राइस पे मैं परचेज कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कंपेयर करोगे, दो डिफरेंट सेम कॉस्ट के जो प्रोडक्ट हैं, सेम फंक्शन वाला प्रोडक्ट, अगर दोनों की स्पेसिफिकेशन में कंपैरिजन करते हो, तो उस कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं कि नहीं कहते? तो कंपैरिजन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिकल प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को, कंपैरिजन को हम लोग यहाँ पे क्वालिटी से रिलेट करते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का बेसिक यानी प्राइमरी कंसिडरेशन होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड रिगार्डिंग कॉस्ट, कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड रिगार्डिंग क्वालिटी, कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड रिगार्डिंग टाइम। टाइम कहने का मतलब, मान लो कोई एक कंपनी है जो आप उसका प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, और जिस बजट, जिस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट है उसी वक्त वो लॉन्चिंग होने जा रही थी, 1-2 महीने का अंतर था, आप होल्ड कर गए, उसने 6 महीने तक नहीं किया, तो क्या कहोगे आप उसकी टाइम के रिगार्डिंग आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि वहां पे आपका समय जो टाइम पे चाहिए था वो टाइम पे ना मिले। सर्विस सेक्टर में टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो सबसे प्राइमरी कंसिडरेशन है। सेकेंडरी क्या है? अब इस कॉस्ट को, क्वालिटी को और टाइम को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। रिसोर्सेस आपके पास कौन कौन से होंगे? मटेरियल होगा, आपके पास मैन पावर होगा, मैन पावर में स्किल्ड मैन पावर हो सकता है, सेमी स्किल्ड मैन पावर हो सकता है, और मशीन्स की कैपेसिटी होंगी, मशीन कैसी है आपकी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इन सभी के आधार पर हम किसी भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी कंसिडरेशन कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेकेंडरी इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है यहां पे? तो अब सोचो जरा, अब ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर सारी
जो हमें पढ़ने हैं इसमें मशीन से रिलेटेड, आप थोड़ा सा अपने ग्रुप 1 का एक चैप्टर है कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग, याद करो जरा, क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, जो भी हो, तो प्रोसेस 1 क्या बता रहा है? पहला स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? जैसे मैंने कहा आयरन ओर से आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन, तो सबसे पहला जो आयरन ओर्स का है उसको क्या करना है हमारे पास? हाई प्रेशराइज वाटर से उसको साफ करना, क्लीनिंग प्रोसेस, उसके बाद क्रैशिंग प्रोसेस, उसके बाद मेल्टिंग प्रोसेस, उसके बाद जो मेल्ट होगा लिक्विड फाइव में आएगा, उसको सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन के बाद टेम्परिंग होगा। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं यह प्रोसेस डिफाइन होता है, और इसी प्रोसेस के आधार पर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो इसी को हम लोग कैसे डिजाइन करें और ओवरऑल कैसे कंट्रोल करें, दैट इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? ऑपरेशनल प्लानिंग में आपको कई एक टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग में है आपका लिखना नहीं, इसमें डिमांड फॉरकास्टिंग, दूसरा हमारे पास है कैपेसिटी प्लानिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सभी पढ़ के आए हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगला है हमारे पास प्लांट लेआउट, इसके बाद आ जाएगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ये इसमें से प्रैक्टिकल आता है, इसमें से प्रैक्टिकल आ सकता है, इसमें से प्रैक्टिकल आ सकता है, इसमें से प्रैक्टिकल, ये पूरा थ्योरी है। इस बार डिमांड फॉरकास्टिंग से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, ईओक्यू से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, यानी इसमें से आपको प्लांट लेआउट से एक 7 मार्क्स का थ्योरी आया हुआ था। तो सोचो कितने मार्क्स का हो गया? 14 मार्क्स और 2 16 मार्क्स का, ये भी यूनिट है। ठीक है, तो इसमें डिमांड फॉरकास्टिंग में हम लोगों को पढ़ना है टाइम सीरीज, स्टैटिस्टिक्स का है, और रिग्रेशन, टाइम सीरीज और रिग्रेशन पढ़ना है। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बता सकते हो? बहुत कॉमन वर्ड है कैपेसिटी, हिंदी में तो क्षमता कहते हैं, वॉल्यूम तो क्वांटिटी हो गया ना। कैपेसिटी हम एक इस बात को कह सकते हैं, रेट ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ पर यूनिट ऑफ टाइम। मान लो 1 घंटे में 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1 घंटे में 8 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन रेट क्या है हमारे पास? एक 10 का है 10 यूनिट्स पर आवर, दूसरा 8 यूनिट्स पर आवर। यानी किसी भी बात किया जाए प्रोडक्शन का, कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ओवर अ टाइम पीरियड, कैपेसिटी भी डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग हो जाता है। अब देखो कैसे,
अगर मान लो किसी कंपनी में सुबह 10 बजे से वर्किंग शुरू होता है तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से चलता चला जाता है। 1 बजे तक, 12 बजे के बाद थोड़ा सा डाउन होता है, 1 बजे लंच दी जाती है। लंच क्यों दी जाती है? फटिगनेस हो रहा होगा वर्कर्स को, जो मशीन पे काम कर रहे होंगे उनका फटिगनेस यानी वह थकावट हो रही होगी, उन थकावट को ख़त्म करने के लिए आधे घंटे का बीच में यानी जो रिस्टोर करना अपने कैपेसिटी को अगेन, उसके लिए दिया जाता है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ओवर द टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। पहले घंटे की कैपेसिटी कुछ अलग होगी, दूसरे घंटे की कुछ अलग होगी, तीसरे घंटे की कुछ अलग होगी, चौथे घंटे की अलग होगी। यानी कैपेसिटी कैसे, कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस्ड ओवर अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के आधार पर कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, दैट इज द कैपेबिलिटी टू, कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, दैट इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक होता है सिस्टम कैपेसिटी, दूसरा होता है डिजाइन कैपेसिटी और तीसरा होता है एक्चुअल कैपेसिटी। आप कार या बाइक या स्कूटी खरीदने जाते हो, चलो मान लिया स्कूटी खरीदने जाते हो, तो आप शोरूम में पूछते हो कि इसकी माइलेज क्या है। माइलेज पूछते हैं ना, कहता है कि 65 किलोमीटर पर लीटर ये माइलेज है इसका। उसके बुकलेट में लिखा हुआ है 65 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब क्या है? 1 लीटर में 65 किलोमीटर जाएगा। आप टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हो, टेस्ट ड्राइव लिया आपने, तो टेस्ट ड्राइव में वह 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया। उसने लिखा क्या? 65। 65 कैसे लिखा? क्योंकि जब यह जो कैपेसिटी बनाई गई उस स्कूटी का, वह कह रहा है कि मैक्सिमम 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगा। मतलब इतना किलोमीटर मैक्सिमम, जिसको हम लोग कहते हैं डिजाइन की गई है मैक्सिमम, उतना हो सकता है। लेकिन वह मैक्सिमम डिपेंड करेगा स्कूटी चलाने वाले पर भी, तो कैसे चला रहा है, कहां चला रहा है, ट्रैफिक का सिचुएशन क्या है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। मान लो कि एक्सप्रेसवे में चला रहे हो, लेकिन चलाने वाला थोड़ा सा ब्रेक भी लगा रहा है, तो उससे क्या फ्यूल का कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा, वहाँ माइलेज थोड़ा सा घट गया, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम कैपेसिटी। लेकिन वही स्कूटी रेगुलर टाइम इंटरवल में कनॉट प्लेस से ITO तक बड़े आराम से आए, फ्री था, ट्रैफिक कम था, वहाँ तक आपकी माइलेज अच्छी आई। लेकिन ITO के आगे यमुना पर आपका जाम लगा हुआ है। अब क्या होगा? स्कूटी बंद करके तो बैठोगे नहीं, धीरे धीरे चलाते रहोगे, फ्यूल का कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा? वहाँ माइलेज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो ओवर द टाइम पीरियड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिचुएशनल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिफरेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके आधार पर कैपेसिटी इफेक्ट होता है। और यही कैपेसिटी प्लानिंग के अंडर में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप लोगों को पता है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक कैलकुलेशंस इसमें दे देता है, प्रैक्टिकल आता है इसमें। प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का दूसरा नाम होता है फैसिलिटी लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है? प्लांट का तो मतलब समझ में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम लोग प्लांट कहते हैं। लेआउट क्या है? बहुत कॉमन वर्ड है। आप जमीन खरीद कर घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए नक्शा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? नक्शे के ऊपर क्या लिखते हैं? उसको लेआउट लिखा जाता है कि नहीं? क्या लेआउट ऑफ हाउस लिखा जाता है, लेआउट लिखा हुआ होता है। लेआउट का मतलब क्या हुआ? कौन सा, मान लो घर बना रहे हैं, तो मेरा बेडरूम कौन सा होगा, कौन सा बेडरूम कहां कहां किस जगह लोकेट करें, कितनी स्पेस उसको कॉन्फ़िगर की जाए, इस तरह का जो ब्लूप्रिंट होता है उसको कहा जाता है लेआउट। और उसी लेआउट के आधार पर
कंस्ट्रक्शन होता है। तो प्लांट जब हम लगाएंगे तो प्लांट लगाने के बाद आपको प्लांट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेआउट भी तैयार करोगे, तभी आप प्लांट का कंस्ट्रक्शन करोगे। आपको सीएमए में हो सकता है कि यह भी काम मिले कि किसी भी कंपनी का प्लांट लगाने का काम होगा तो वहां पे भी आपको प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। ये ध्यान रख लेना आप लोग, यह काम इंपॉर्टेंट है। मान लो हेड बना दिया गया किसी प्रोजेक्ट का, तो आपको उसको लीड करना पड़ेगा। बहुत सारे, जहाँ मैं पहले रहता था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आया था दिल्ली में, तो मैं जिस मकान में किराए पे रहता था वहाँ पे वो जो लैंडलॉर्ड थे वो ऑलरेडी सीएमए हैं। उस वक्त आईसीडब्ल्यूए होता था। आईसीडब्ल्यूए वो इंडोनेशिया में उनकी जॉब थी, इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया से उन्होंने जिस कंपनी में थे उसको एक्सपेंशन करने के लिए दूसरी कंट्री में जाकर प्लांट लगाया था उन लोगों ने। तो आपका एरिया प्लांट लगाने का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टैक्स कॉस्टिंग यही करते रहोगे, नहीं। आपका काम यहाँ पे अभी होगा, प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे, उस प्रोजेक्ट के आधार पर आपको काम करना होगा। ओएनजीसी की फाइनेंस डायरेक्टर कौन है? सीएमए है, आपको ये पता होना चाहिए इस बात का। तो आप लोग वहाँ तक जा, अगर फाइनेंस में जाते हो तो प्रोजेक्ट का भी तो जा सकते हो आप। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा यह इस तरह का भी आपको वर्क होगा, इसलिए प्लांट लेआउट पढ़ाया जाता है इसमें। प्लांट लेआउट पढ़ने से, प्लांट लेआउट लगाने से पहले कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट कहाँ लगाएं, बात यही होगी ना, प्लांट कहाँ लगाएं। अब प्लांट लगाने के लिए प्लांट लोकेशन तय करना पड़ेगा। प्लांट लोकेशन कैसे तय करें, कौन सा आधार होगा, कौन से फैक्टर से हम प्लांट लोकेशंस को तय करेंगे, बताइए। याद होगा टाटा नैनो का सबसे पहला प्लांट कहां लगाया जा रहा था? टाटा नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाया जा रहा था। वेस्ट बंगाल में उसकी पूरी बाउंड्री हो गई, पूरा मशीन असेंबलिंग के लिए तैयार हो गया, प्रोडक्शन, सरकार बदल गई, वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुआ, सारी सिचुएशन चेंज हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपका प्लांट लोकेशंस तय करता है। आप, बहुत हाल की ही बात है, बिहार में आज से 10 या 12 साल पहले लीकर इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, जिसमें किंगफिशर भी था, बहुत और छोटे छोटे भी लीकर इंडस्ट्री थे। अचानक सरकार ने घोषणा कर दिया कि ना यहाँ शराब बनाई जाएगी, ना बेची जाएगी, ना कंजम्पशन के लिए दिया जाएगा। अब क्या होगा? लोकेशन तो गड़बड़ा गई वहाँ पे। तो डिपेंड क्या हुआ, पॉलिटिकल भी तो कोई फैक्टर्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी तो फैक्टर्स है, जिसके आधार पर आप प्लांट का लोकेशन तय करोगे। टाटा नैनो कहाँ शिफ्ट हुआ, बता सकते हो? टाटा नैनो शिफ्ट हो गया वेस्ट बंगाल से गुजरात। टाटा नैनो का जो प्लांट था वो शिफ्ट कर दिया गया गुजरात में, क्योंकि गुजरात वहाँ फेवरेबल गवर्नमेंट मिली, फेवरेबल सारी सिचुएशंस मिली, तो सारी प्लांट को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बहुत बड़ा लॉस भी होता है। तो प्लांट लोकेशन तय करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका मटेरियल कहाँ मिलेगा, मशीन्स कैसे आएंगे, मैन पावर कहाँ से मिलेगा, आपके पास मनी भी एक फैक्टर होगा, मार्केट क्या होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगा। इन सभी के आधार पर प्लांट लोकेशन तय की जाती है और वह प्लांट लगाई जाती है। प्लांट मुझे डोमेस्टिक लगाना है या इंटरनेशनली लगाना है, तो यहाँ भी देखा जाएगा कि लीगल कंप्लायंस भी आता है। इंटरनेशनल होगा यानी आपका
कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं तो दूसरे कंट्री में भी आप उसको खोलेंगे तो वहाँ के भी लीगल भी आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होंगे। तो इस तरह के सिचुएशंस पे हमें प्लांट लोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती, प्लांट लेआउट लगाया जा सकता है। अब जाओगे कभी भी, देखते हो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से अब इधर से जाओगे तो लेफ्ट में ही एक प्लांट है कि नहीं? उतर के कभी देखना, सबका अपना अपना स्पेस बना हुआ, बीच से रास्ते जा रहे हैं, उसका अपना अपना एक ब्लॉक बना हुआ है। तो कभी भी प्लांट बनाई जाती है तो हर प्रोसेस का एक अलग अलग ब्लॉक बनाते हुए करते हैं, जिसको हम लोग लेआउट कहते हैं। तो यह प्लांट लेआउट में हम लोगों को यह पढ़ना है किस तरह का लेआउट बेस्ट होगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में मटेरियल कब क्या कितने ज़रूरत हैं, ये सारी चीज़ थियोरेटिकल पार्ट है। एग्रीगेट प्लानिंग ओवरऑल आता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग है, ये हमें थियोरेटिकल पार्ट पढ़ने हैं इसमें। इसके बाद आता है हम लोगों का डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम। अब देखो ऑपरेशनल सिस्टम, किसी भी ऑपरेशनल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए किस पर डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? क्या प्रोडक्ट बनाना है उसी पे तो आप ऑपरेशनल सिस्टम डिजाइन करोगे। प्रोडक्ट बनाना है चीनी, क्या बना देंगे हम असेंबलिंग का? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या सर्विस सेक्टर होता है कि नहीं होता है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हम सेक्टर है, क्या उसके अंदर सर्विस सेक्टर होता है कि नहीं होता है? क्या सर्विस सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है कि नहीं होता है? चलिए सबसे पहले सर्विस सेक्टर से बात करते हैं। सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होता है कि नहीं होता है? नहीं, सभी सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, ऐसा है। होटल इंडस्ट्री को क्या कहोगे आप लोग? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सर्विस है कि नहीं है? क्या वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होता है कि नहीं होता है? मैन्युफैक्चरिंग पार्ट कम होता है और सर्विस पार्ट ज़्यादा होता है। तो इसलिए हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें कुछ पार्ट सर्विस होगा और कुछ पार्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो 30% मैन्युफैक्चरिंग है सर्विस सेक्टर में और 70% सर्विस पार्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर है जिसमें प्योर सर्विस होता है, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग सेक्टर, प्योर सर्विस सेक्टर है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ। अब आप लोग ओवरहेड कॉस्टिंग तो पढ़े होंगे जरूर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स में क्या था? सर्विस था कि नहीं था? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या है उसके अंदर? सर्विस है कि नहीं है? एचआर डिपार्टमेंट क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट है। तो वहां पे अब क्या हो गया? 70% मैन्युफैक्चरिंग है और 30% सर्विस हो गया। तो यहां पे जब कोई भी हम डिजाइन करेंगे तो कौन से प्रोडक्ट बनाई जानी है, उस प्रोडक्ट को किस किस प्रोसेस से पास करना है, उस प्रोसेस के आधार पर अब उसमें कौन कौन से सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व करने हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ऑपरेशनल डिजाइन करने से पहले मुझे प्रोडक्ट का डिजाइन करना होता है। बिना प्रोडक्ट डिजाइन किए हुए आप प्रोडक्ट ऑपरेशनल डिजाइन नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइन दो तरह का होता है, एक फॉर्म डिजाइन होता है और दूसरा फंक्शन डिजाइन होता है। फॉर्म डिजाइन कहने का मतलब बाहरी लुक क्या होगा उस प्रोडक्ट का, और फंक्शन डिजाइन क्या है? वह प्रोडक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा यूजर के लिए। यूजर परचेज करेगा, मोबाइल है, मोबाइल का अपना फंक्शन होता है, लेकिन बाहर से हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्म डिजाइन। तो कभी भी प्रोडक्ट का डिजाइन की जाती है तो एक तो बाहरी आउटलुक को ध्यान में रखते हैं और दूसरा वह क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसी के आधार पर हम कोई भी ऑपरेशनल डिजाइन करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसमें कई एक प्रोसेस होते हैं। अब कोई भी गुड्स का प्रोसेस करना है तो एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कन्वर्जन प्रोसेस, दूसरा है हमारे पास मशीनिंग प्रोसेस, असेंबलिंग प्रोसेस, ये सब हमारे पास आ जाता है प्रोसेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो जाते हैं। इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है थ्योरी में इसको। अगला है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है?
जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें सबसे पहला पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है। ऑपरेशन रिसर्च में क्या क्या पढ़ना है? पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स था सभी के पास कि नहीं था, या नहीं था? 12th में मैथ्स वैस था? जिसके पास नहीं था वो भी बता देना। था? आपके पास था? लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़े हो गया हल्का फुल्का, आपके पास नहीं था? नहीं था, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग बी है ट्रांसपोर्टेशन, सी है असाइनमेंट, डी है हमारे पास सिमुलेशन, क्वेइंग थ्योरी, शेड्यूलिंग, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, एंड वर्क स्टडी। ये हम लोगों को पढ़ना है इसमें। इस बार इससे क्वेश्चन आ गया है, अगली बार पेपर में ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, क्योंकि लगातार 2 बार असाइनमेंट आ गया है। तो अगली बार 90% चांस है कि आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन से। सिमुलेशन से आ गया है 2 बार लगातार, अब आएगा क्वेइंग थ्योरी से, चांसेस है। ये भी 90%, मैं यहाँ पे नहीं कि आएगा ही आएगा, 90% चांस है। शेड्यूलिंग से बहुत दिनों से नहीं है, 99% चांस है कि इसका आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। देखो इसमें से प्रैक्टिकल इन 2 टॉपिक में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होगा, शेड्यूलिंग में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। यानी यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा का पूरा, आपको 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल 14 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। प्लस 7 मार्क्स का थ्योरी। थ्योरी में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फंक्शन क्या हैं, कंट्रोल कितने तरीके का होता है, ये पढ़ना है इसमें। तो ये हमारे पास है। लीनियर प्रोग्रामिंग से बहुत कम आया है, आने की संभावनाएं बनी रहेगी। सबसे पहले आसान चैप्टर करना चाहिए कि टफ चैप्टर करना चाहिए? तुम ही लोग डिसाइड करो। सबसे पहले मैं कराता हूं इस यूनिट को, मेरा सबसे पहला टारगेट रहता है इस यूनिट को कंप्लीट करना। यह यूनिट आपका कंप्लीट हो गया तो समझ लो आप 20 से 21 मार्क्स का आपका कंफर्म्ड हो गया। पहले इसका टारगेट मेरा रहेगा। फिर क्या रहेगा टारगेट? फिर मेरा रहेगा, उसके बाद ऑपरेशनल प्लानिंग पे आएंगे, फिर इकोनॉमिक्स एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तब प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, फिर हम थ्योरी पे आ जाएंगे, सारे थ्योरी। क्यों ऐसा करते हैं कि जब छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर का पढ़ लोगे, उसी का एक कंप्लीट थ्योरी पार्ट समझ में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इस तरीके से इसमें करेंगे। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक भी है, इसलिए सबसे पहले इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मेरा सबसे पहला चैप्टर होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू कर ही देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट।
कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अगर 100 यूनिट अगर इनपुट लगाया, मुझे 80 यूनिट का आउटपुट आया, तो प्रोडक्टिविटी मेरा कितना है? 80% ही है ना हमारे पास। तो रेशियो है इनपुट और आउटपुट का, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी कितने तरह का होता है? पार्शियल प्रोडक्टिविटी लेबर के रेस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, कैपिटल के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा इकोनॉमिक टच आएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। फिर टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी से इंडिविजुअल्स को क्या फ़ायदा होगा, प्रोडक्टिविटी से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा है, प्रोडक्टिविटी से एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा है, ये बेनिफिट्स इसमें हम लोगों को पढ़ने हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी के बारे में, जिसमें हम आईएसओ पढ़ना है, आईएसओ का पूरा थोड़ा सा पढ़ना है, उसमें ज़्यादा नहीं, क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ये भी कॉमन वर्ड है, प्रोजेक्ट। मैं कभी भी कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा तो वर्ड से शुरू करूंगा, उस वर्ड का मीनिंग दिमाग में अगर सेट करते चले जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो आप लोग। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब ही अगर वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में यही चीज आता है, एक बहुत बड़ा काम होगा प्रोजेक्ट का। जैसे डीएमआरसी प्रोजेक्ट, रैपिड रेल का प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? जहां पे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, जहां पे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, और उस एक्टिविटी को कैसे शेड्यूल किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोगों को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, उस एक्टिविटीज कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे एंड होगा, इसके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, और उसके बाद क्या कॉस्ट लगेगा, ये सारी कैलकुलेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर में हम लोग को स्टडी करना है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। अब कोई भी प्रोडक्शन होगा, मशीन से प्रोडक्शन होगा, तो मशीन को मेंटेनेंस कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे? या तो मुझे इन हाउस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखना होगा या आउटसोर्सिंग करनी होगी, ये भी डिपेंड करना होगा। मुझे मशीन को कब मेंटेनेंस करानी चाहिए, इसकी पूरी पॉलिसी तैयार करना है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट में हम लोगों को ये देखना है कि मेंटेनेंस कब करानी चाहिए, मेंटेनेंस की पॉलिसी बनानी है और इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, यह मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंदर में पढ़ना है। अगर मेंटेनेंस कराने के बावजूद मशीन क्या हो, अपने इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहोगे आप? रिप्लेस करोगे। तो वहां पे फिर रिप्लेसमेंट की भी बात आती है। तो यहाँ पे दो टॉपिक इन्वॉल्व होंगे, मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड रिप्लेसमेंट थियोरी, यानी दोनों को मिलाकर यह स्पेयर मैनेजमेंट, कब स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस किए जाएं। मान लो इंडस्ट्री में बल्ब है, सारे बल्ब को एक बार रिप्लेस करना है या इंडिविजुअली रिप्लेस करें, ये सारी पॉलिसी बनानी है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। बताओ यह बिजनेस यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं कि नहीं है, इसी ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों को ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर पढ़ना है। इसके बाद आता है आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका 4 यूनिट है। इंट्रोडक्शन है, दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तीसरा है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, चौथा क्या है? डिजिटल स्ट्रेटेजी। इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहला यूनिट और चौथा यूनिट से क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 कहां से आएगा? पहला यूनिट और चौथा यूनिट से। एक डिजिटल स्ट्रेटेजी से आ सकता है 7 मार्क्स का, और एक
पहला यूनिट से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया 7 और 8, यह दोनों यूनिट में से आते हैं, यानी 14 मार्क्स इसमें से, 14 मार्क्स इसमें से। यानी आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी पूरा कर सकते हो और फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन भी पूरा कर लोगे तो आप यहां से एक क्वेश्चन भी कर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पे हमारे पास एक चॉइस उठाना है, उसी के अनुसार प्लानिंग करें। छोड़ेंगे पढ़ने में कोई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जब पेपर के लिए जाओगे तो आप उस तरीके से तैयार करना कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन मेरा 100% हो जाना चाहिए। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वर्ल्ड के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे? विश्व के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट किसको कह सकते हो आप लोग? चाणक्य। चाणक्य को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट माना गया है। आप लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री में आओगे तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चाणक्य ने ही राजा बनाया था। चाणक्य के पास रिसोर्सेस क्या थे? कोई रिसोर्सेस नहीं था, स्कार्स रिसोर्सेस थे। उसके पास राइट पीपल था, मतलब चंद्रगुप्त उसके लिए राइट पीपल था। किसी भी स्ट्रेटजी को सक्सेस बनाने के लिए बेस्ट पीपल चाहिए कि राइट पीपल चाहिए? राइट पीपल चाहिए। तो अगर राइट पीपल है तो आपको हर कदम पे साथ मिलेगा। बेस्ट होगा तो उस केसेस में कहीं पे भी आपको बीच से छोड़ के जा सकता है। तो यहाँ पे तो कहा जाता है कि अगर कोई भी स्कार्स रिसोर्सेस को यूज करना है यहाँ पे, तो उस केसेस में आपको राइट पीपल के साथ में एक ऐसे रोड मैप तैयार करो जो आपका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है। इसमें मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स पढ़ने हैं, इसमें इंट्रोडक्शन में है। प्लानिंग के अंडर में कैसे प्लान, स्टेजेस ऑफ प्लानिंग क्या होंगे, कंटीजेंट प्लानिंग क्या है स्ट्रेटजी का, उसके बारे में। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में क्या क्या हमें ध्यान रखना है और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटजी जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे तो बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब कोई भी आप नीति बनाते हो और जब इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो कुछ लोग विरोध करने के लिए भी खड़ा रहेगा। तो इसलिए कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन उस स्ट्रेटजी को, उस फॉर्मुलेशंस को एक्सेप्ट करने को तैयार है। अगर एक्सेप्ट करने को तैयार है तो आप इम्प्लीमेंट कर लोगे। अगर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको या तो स्ट्रेटजी में चेंज करना होगा या तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आता है वहां पे। तो हम लोग को फॉर्मुलेशन में, फॉर्मुलेशन के साथ में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इम्प्लीमेंटेशन को भी कैसे कराया जाए ये ध्यान रखना है। और लास्टली डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया के कारण, जिसमें हम बिग डेटा के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़े करके फिर इसको डिजिटल स्ट्रेटजी का क्या यूज होगा, डिजिटल क्या यूज होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज है स्ट्रेटजिक बनाने में, वो हमें इसमें पढ़ना है। ये है 40 मार्क्स में से, तो इस तरह का पेपर आता है इसमें। ये पूरी थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हो सकता है कभी आपको केस स्टडी दे। ये है OMSM का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगली क्लास में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे वह होगा आपका स्टडी नोट नंबर 4, वह होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। कोई भी क्लास मिस मत करना। और ध्यान रहे, किसी भी टॉपिक का पहला क्लास छूट गया तो समझ लो कि उस पूरी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। हर टॉपिक का अपना है। जैसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन अलग हो जाएगा, असाइनमेंट अलग होगा, यहाँ पे टॉपिक अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। टॉपिक अलग अलग हैं और उसके कंसेप्ट भी अलग होंगे। पहली क्लास किसी का नहीं छूटना चाहिए। पहली क्लास छूट जाएगी तो आपको फिर दिक्कत शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।